कल 3 अक्टूबर 2023 को 9वीं कक्षा का विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में विज्ञान विषय का सैंपल पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि इन परीक्षाओं के अंकों के आधार पर आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर 80 नंबर के आते हैं और विज्ञान विषय में आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसलिए फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 60 नंबर का आएगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल के और 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9वीं कक्षा के लिए है, विषय है विज्ञान और 90 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इंस्ट्रक्शन के अंदर यह चीज़ बताई गई है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। 1 से 15 तक सभी क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं, 16 से 18 तक सभी क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं और 19 से 21 तक सभी क्वेश्चन 3 अंकों के हैं। 22 और 23 दोनों क्वेश्चन जो हैं 5-5 नंबर वाले हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और इंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि 1 से 10 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर पर आपको टिक मार्क लगाने हैं, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंदर आपको आंसर शीट नहीं दी जाती है। क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको आंसर लिखना होता है। तो जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही टिक मार्क लगाने होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल है, औसत चाल बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैस, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर जल जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 23 जोड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गतिशील बस के अचानक रुकने के कारण आगे की ओर क्यों गिरते हैं? यानी कि अगर बस चल रही है और वो अचानक रुक जाए तो यात्री हैं वो आगे की ओर क्यों गिरते हैं? तो उसके पीछे जो कारण है वो है ऑप्शन सी, जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? यानी कि टिंडल इफेक्ट इनमें से किस में आपको दिखाई देगा? तो वो है ऑप्शन बी, दूध। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियों यानी कि हड्डियों को जोड़ने का कार्य निम्न में से किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, स्नायु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डैश है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाड़ी की दूरी किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओडोमीटर द्वारा। गाड़ी के अंदर जो स्पीड को मेज़र करके बताता है, यानी कि स्पीड को माप के बताता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, उसको कहते हैं ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीएनजी का विस्तृत रूप, यानी कि सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है आपको और इसकी फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका। उसके बाद अगले दोनों क्वेश्चन जो हैं फिलअप वाले हैं, वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर दे, यानी कि वस्तु की अवस्था में बदलाव ला दे या बदलाव लाने की चेष्टा करे, डैश कहते हैं। तो इसका आंसर है बल। तो फिलअप में आएगा बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम डैश संश्लेषण करते हैं? तो इसका आंसर है, तो इसके आंसर में आएगा प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं एक शब्द में देने हैं। पौधों में भोजन का संवहन करने वाले ऊतक का नाम लिखें? तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैस के विलयन का उदाहरण दें? यानी कि गैस के विलयन का उदाहरण दें।
तो इसका आंसर है वायु, क्योंकि वायु जो है कई गैसों के मिश्रण से बनी हुई है। तो इसका आंसर होगा वायु। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? आंसर देखें, किसी भी वस्तु का तैरना या डूबना द्रव के घनत्व तथा वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। यहाँ पर घनत्व के बारे में जान लीजिए। घनत्व के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। घनत्व का मतलब है कि पदार्थ के जो तत्व होते हैं वो कितने घने हैं। आपको पता है कि हर एक पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य खाली स्थान होता है। जिसके बीच कम स्थान होगा यानी कि कम खाली स्थान होगा वो वस्तु उतनी ही घनी होगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है, किसी वस्तु का तैरना या डूबना द्रव के घनत्व तथा वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। यानी कि द्रव का घनत्व कितना है और उस वस्तु का घनत्व कितना है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पानी के अंदर वो चीज़ तैरेगी या डूबेगी। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, यानी कि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, वे वस्तुएं तैरती हैं। परंतु जिन वस्तुओं का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वे वस्तुएं डूब जाती हैं। यही कारण है कि लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, जबकि जलयान यानी कि पानी के जहाज पानी पर तैरते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विलयन क्या है? विलयन के गुण लिखिए। आंसर देखें, दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, यानी कि मिक्सचर को विलयन कहते हैं। और सहमांगी मिश्रण का मतलब होता है वह मिश्रण जिसके गुण व संरचना प्रत्येक अवस्था यानी कि हर अवस्था के अंदर समान हो, उसको सहमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन के गुण हैं, पहला है विलयन एक सहमांगी मिश्रण है, जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि इनके गुण और संरचना प्रत्येक अवस्था में एक जैसे रहते हैं, तो उसको सहमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन एक सहमांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं। उसके बाद तीसरा है, इसके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि नंगी आँखों से आप इसके कणों को नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट जो है इससे नहीं होता है, क्योंकि इसके कण जो हैं इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश इसमें से सीधा गुजर जाता है। अगला पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इसको इस विधि के द्वारा अलग इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी कि अगर इसके मिश्रण को आप शांत छोड़ देते हैं, हिलाते डुलाते नहीं हैं, तब भी इसके कण नीचे नहीं बैठेंगे, सतह पर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रंध्र के क्या कार्य हैं? आंसर देखें, पहला कार्य है पौधों में वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि पौधों से जो पानी वाष्प बनकर जो हवा यानी कि वातावरण में जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है रंध्र के द्वारा होती है। रंध्र जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको कहते हैं। इस क्रिया में अधिक जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि इस क्रिया के अंदर जो जलवाष्प है यानी कि पानी है, जो नमी है पौधे से, वो वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, वाष्प के रूप के में। उसके बाद है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं पौधे, यानी कि पेड़, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो कार्य होता है वो पौधों के अंदर रंध्रों के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होते हैं यानी कि जब रुकी हुई बस चलना स्टार्ट होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, यानी कि हम पीछे की ओर गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर देखें इसका, जब बस गति की अवस्था में, यानी कि यहाँ पर आएगा जब बस की गति
आंसर देखें, जब बस गति की अवस्था में होती है, यानी कि जब बस चल रही हो, तो हमारा सारा शरीर भी गति की अवस्था में होता है। यानी कि जब बस चल रही होती है तो हमारा शरीर भी जो है गति की अवस्था में होता है। परंतु जब अचानक बस रुकती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है, जिस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब बस विराम अवस्था में होती है तब हमारा सारा शरीर भी विराम अवस्था में होता है, परंतु जैसे ही बस अचानक गति की अवस्था में आती है, यानी कि अचानक ही जब बस चलने लगती है, तब हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है, जबकि शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ गति अवस्था में आ जाता है, यानी कि गति के साथ मूवमेंट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया हुआ कि जब बस चल रही हो और अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की ओर इसलिए गिरते हैं क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है, वो जड़त्व के नियम के कारण गति की अवस्था में रहने का प्रयास करता है, और नीचे का जो हमारा हिस्सा होता है वो विराम अवस्था में होता है। और इसके विपरीत जब खड़ी बस हो, यानी कि जब बस खड़ी है और जब वो अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा है वो जड़त्व के नियम के अनुसार विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करता है, और उसकी बजाय हमारा जो शरीर का निचला हिस्सा है वो बस की गति के साथ गतिज अवस्था में आ जाता है, जिससे हम पीछे की ओर गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? आंसर देखें, द्रवों का अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है, यानी कि भाप बनना, पानी से जो है भाप बनना, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। आपको पता है कि जब पानी की जो सतह है उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरती हैं तो वाष्प बनता है, तो इसी वजह से इसको बताया गया है कि ये एक सतही प्रक्रिया, यानी कि सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्प में बदलते रहते हैं, यानी कि जो द्रव के कण हैं उसके आसपास जो ऊर्जा है, यानी कि गर्मी है, उसको अवशोषित करते हैं और अपने आप को वाष्प में परिवर्तित कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जो आसपास की जो ऊर्जा है वो ये सोख लेते हैं, और जब ऊर्जा को सोख लिया जाएगा तो वहाँ पर जो वातावरण होगा वो ठंडा होगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। जिस तरह से कूलर जो है आपका, जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में जब आप कूलर चलाते हैं तो कूलर ठंडी हवा इसी वजह से ही तो देता है, वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में आसपास का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा अवशोषित करते हैं ये यानी कि ऊर्जा का मतलब होता है गर्मी। अगर गर्मी को वो अवशोषित कर लेंगे, यानी कि ग्रहण कर लेंगे, तो वहाँ का जो तापमान होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण शीतलता होगी, यानी कि जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? आंसर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑक्सीकारक एंजाइम अवशोषित भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे कोशिका अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करती है। अतिरिक्त ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में भंडारित कर ली जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बिजली घर है, और इसका कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर जो उपस्थित ऑक्सीकारक एंजाइम पाए जाते हैं वो जो हमारे शरीर के अंदर जो अवशोषित भोजन है उसका ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं, और जिससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये ऊर्जा जो है कोशिका अपने दैनिक कार्य, यानी कि जो हमारा शरीर है, जो दैनिक कार्य है उसके, उनको करने के लिए जो है इसका प्रयोग करती है कोशिका। और जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो एटीपी अणुओं द्वारा भंडारित कर ली जाती है, यानी कि स्टोर कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत की व्याख्या करें, इसके अनुप्रयोग भी लिखें। आंसर देखें, जो चॉइस में भी क्वेश्चन है इसको भी ज़रूर सोल्व करके देखें। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो
इसके भार में कमी आ जाती है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है, जब किसी वस्तु को किसी दर, यानी कि मान लीजिए कि पानी के अंदर आप किसी चीज़ को डुबाएंगे तो जो उसका भार है, यानी कि जो चीज़ आपने उसके अंदर डुबाई है उसका जो भार है, यानी कि जो वज़न है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि वो हल्का हो जाएगा पहले से। जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। यानी कि मान एक भरा हुआ गिलास है, उसके अंदर आप कोई वस्तु डालते हैं तो जो पानी बाहर निकलेगा उसका माप और जो वस्तु का वज़न कम हुआ है वो दोनों बराबर मिलेंगे। यानी कि जो वस्तु आपने किसी द्रव के अंदर डुबाई है और डुबाने के दौरान जो द्रव बाहर निकला है उस वस्तु से, मतलब उस जगह से जहाँ पर वो द्रव था, तो जो वस्तु का भार कम हुआ है, जब आपने उसको पानी में डाला तो उस वस्तु का जो भार कम हुआ है और जो द्रव बाहर निकला है बर्तन से, उन दोनों का जो वज़न होगा वो बराबर होगा। व्याख्या, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एक बीकर को पूरा पानी से भर ले, यानी कि एक बीकर एक बर्तन होता है, इसमें बताया गया है कि उसको पानी से पूरा भर ले और इसे एक ट्रे में रख ले और ट्रे के अंदर इसको रख ले आप। यानी कि बीकर ले, उसको पूरा पानी से भर ले और उसको ट्रे में रख ले। अब एक धागे की सहायता से पत्थर को कमानीदार तुला से लटका, यानी कि कमानीदार तुला जो है उस पर एक धागे से पत्थर को बांध लें। पत्थर का भार नोट कर ले, यानी कि पानी में डुबाने से पहले उस पत्थर का भार नोट कर लें। धागे से लटकाए गए पत्थर को धीरे धीरे पानी में डुबो दें। बीकर से कुछ पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि जो बीकर आपने पूरा भर रखा था, जब उसके अंदर आपने पत्थर डुबाया तो उस बीकर से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, ट्रे पर आ जाएगा। अब पत्थर का भार नोट कर लिया, यानी कि डूबे हुए पत्थर का भार अब नोट कर लीजिए। यानी कि एक बार आपने इसका वज़न डुबाने से पहले नोट किया था और अब एक बार आपने इसका वज़न जो है डुबाने के बाद नोट किया है। पत्थर के दोनों भारों में अंतर नोट करें। अब आपको पत्थर के दोनों भारों में अंतर नोट करना है, यानी कि डुबाने के बाद और डुबाने से पहले जो वज़न था उसमें क्या अंतर आया। अब ट्रे में एकत्रित पानी का भार नोट करें और पानी जो निकला था बीकर से, अब उस पानी को इकट्ठा कर लें। यह भार पत्थर के भार में कमी के बराबर होगा, यानी कि जो पानी का जो वज़न होगा, जो ट्रे के अंदर जो पानी था उसका वज़न और जो कम हुआ था भार उसका वज़न दोनों बराबर होंगे। तो अनुप्रयोग इसमें यह बताया गया है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर पनडुब्बी जलयान बनाए जाते हैं। पनडुब्बी जो है इसी आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर बनाई जाती हैं और जलयान यानी कि पानी पर चलने वाले जो जहाज़ होते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए, सबसे पहले विलयन के बारे में जान लीजिए। यह एक सहमांगी मिश्रण होता है जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर। यह एक पारदर्शी मिश्रण होता है। पारदर्शी यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁹ m तक होता है, यानी कि ये कणों का आकार है, साइज है। इसमें विलय के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि आप इसको आंखों से नहीं देख सकते। इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि छानकर इसके कणों को जो है अलग आप नहीं कर सकते। इसमें कणों का विसरण तेजी से होता है। विलयन स्थायी होते हैं और विलयन के अंदर टिंडल प्रभाव को नहीं देख सकते क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं। प्रकाश जो है इसमें से सीधा गुजर जाता है, तो टिंडल इफेक्ट जो है इसमें नहीं आता है। और उदाहरण के तौर पर पानी में चीनी का विलय, यानी कि पानी के अंदर जो चीनी का मिश्रण है वो इसका उदाहरण है। उसके बाद है निलंबन। निलंबन के बारे में जान लीजिए कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। पहले वाला सहमांगी था, ये विषमांगी मिश्रण है। यह एक अपारदर्शी मिश्रण होता है। अपारदर्शी यानी कि इसके आर पार आप नहीं देख सकते, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ m से अधिक होता है। ये आकार है, यानी कि साइज़ है। इसमें विलय के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि आप इसको आंखों से देख सकते हैं। इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है, यानी कि इस जो मिक्सचर के जो कण हैं उसको आप अलग कर सकते हैं। इसमें विसरण नहीं होता। निलंबन अस्थायी होते हैं और इसमें टिंडल प्रभाव
दिखाई देता है, यानी कि जो टिंडल इफ़ेक्ट है, यानी कि प्रकाश इसमें से आप गुजारोगे तो वो फैल जाएगा। उदाहरण है पानी के अंदर चौक का पाउडर, यानी कि पानी के अंदर अगर आप चौक का मिश्रण करते हो तो ये उसका उदाहरण बनेगा। उसके बाद है कोलाइड। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक पारभासी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁹ m से 10⁻⁷ m के बीच होती है, यानी कि आकार बताया है, साइज होता है इनका। इसमें विलय के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा इसके कणों को आप देख सकते हैं। इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता और इसके भी जो कण हैं उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें विसरण धीरे धीरे होता है। कोलाइड स्थिर होते हैं और टिंडल प्रभाव इसमें आपको दिखाई देगा। और उदाहरण है दूध, यानी कि दूध से अगर आप प्रकाश की किरण को गुजारोगे तो उसमें आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा, यानी कि प्रकाश की किरण जो है उसका बिखराव हो जाएगा, वो फैल जाएंगी। तो ये था आपका क्लास 9th का विज्ञान का सैम्पल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।